बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम के नए बनाए गए टेक ग्रुप में हेल्थ साइंसेस का चैप्टर नंबर 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि है कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इससे पहले हम फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। आज हम पढ़ेंगे कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सांस में आम खराबियां कौन सी पैदा होती हैं? डिसऑर्डर से मुराद खराबियां, बेतरतीबियां वगैरह। नंबर 1 पर है अस्थमा, जिसको दमा कहते हैं। इट इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन। क्रॉनिक कहते हैं दायमी, मुसलसल, जो कि नस्ल दर नस्ल चलती है, विरासत में मिलती है। कंडीशन, ये एक दायमी कंडीशन यानी हालत है वेयर, जहाँ द एयरवेज से मुराद हवा का गुजर जहाँ से होता है, हवा का रास्ता, बीकम इनफ्लेम, वो क्या करता है, हवा के रास्ते में सोजन हो जाती है, एंड नैरो, और वो तंग हो जाता है, लीडिंग टू ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, जिसकी वजह से ब्रीथिंग सांस लेने में डिफ़िकल्टीज़ मुश्किलात पेश आती हैं। अस्थमा क्या है? ये उसकी डेफिनेशन है। इट इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन, ये एक दायमी हालत है वेयर द एयरवेज बिकम इन्फ्लेम, जहाँ हवा का गुजर या सांस की नाली में बिकम इन्फ्लेम, सोजन हो जाती है, एंड नैरो, और वो तंग हो जाती है। सोजन की वजह से हवा के गुजरगाह जहाँ से होती है वो तंग हो जाती है, जिसकी वजह से लीडिंग टू ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज, सांस में मुश्किलात पेश आती हैं। सिम्टम, अलामात क्या हैं? वीजिंग, वीजिंग कहते हैं घरघराहट को, सीटी जैसी आवाज़ का पैदा होना। जब सांस या दमे की तकलीफ़ होती है तो आवाज़ कैसी हो जाती है? वीजिंग, घरघराहट आ जाती है, सीटी की सी आवाज़ निकलना शुरू हो जाती है। परसिस्टेंट कफिंग, कफिंग कहते हैं खांसी को, और परसिस्टेंस कहते हैं मुसलसल, तो मुसलसल यानी लगातार खांसी शुरू हो जाती है। चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट कहते हैं सीने को, और टाइटनेस कहते हैं टाइट होना, तो सीने की जकड़न। एंड शॉर्टनेस, शॉर्ट कहते हैं कमी को, और किस चीज़ की कमी? ऑफ ब्रीथ, सांस की कमी। दमे की अलामात कौन सी हैं? वीजिंग यानी कि खरखराहट, सीटी की सी आवाज़ का पैदा होना। नंबर 2 है परसिस्टेंट कफिंग, मुसलसल खांसी। नंबर 3 है चेस्ट टाइटनेस, सीने की जकड़न, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और सांस की कमी। ये अलामात हैं अस्थमा की। और अस्थमा फैलता कैसे है? कौन सी वजूहात हैं? कॉजेस, वजूहात। एलर्जीज, एलर्जी से स्टार्ट होता है। डस्ट एंड पोलन, जिसमें डस्ट, गड्ढो गुबार, और पोलन सर फहरिस्त हैं। एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी, एंड जेनेटिक और जनाती अवामिल। अस्थमा फैलता है या बढ़ता है डस्ट, गड्ढो गुबार, धूल और पोलन से, एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी से, एंड जेनेटिक और जनाती अवामिल से। ट्रीटमेंट, इलाज क्या है? इनहेलर, इनहेलर का इस्तेमाल करें, एंड मेडिकेशन और अद्वियात का इस्तेमाल करें, एंड अवॉइडिंग नॉन ट्रिगर, और अवॉइडिंग, बचना चाहिए, नॉन, जानने वाले, ट्रिगर, मुहर्रिकात से। जानने वाले मुहर्रिकात से मुराद हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए जिनकी वजह से अस्थमा फैलता है या पैदा होता है। नॉन ट्रिगर यानी जो हमें
معلوم ہوتا ہے محرکات ہمیں ان سے اوائڈنگ کرنی چاہیے، بچنا چاہیے، یعنی ان چیزوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان جگہوں پر نہیں جانا چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے جن کی وجہ سے سانس یا دمے کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کامن ریسپیریٹری ڈس آرڈر میں سب سے پہلا جو ڈس آرڈر ہے، پہلی خرابی ہے، پہلی بیماری کہہ لیں، وہ ہے استھما۔ نمبر 2 ہے کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیزز۔ کرونک کہتے ہیں دائمی یا پرانی کو، آبسٹرکٹیو بیماری، کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز۔ آبسٹرکٹیو کہتے ہیں پھیپھڑوں کی پرانی، پلمونری متعارض بیماری، پھیپھڑوں کی پرانی متعارض بیماری جو کہ ترقی یافتہ شکل میں ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ اٹ از اے پروگریسو ڈیزیز، یہ ایک ترقی یافتہ بیماری ہے، موجودہ دور کی ہے۔ دیٹ آبسٹرک جو کہ روکتی ہے ایئر فلو، ہوا کے بہاؤ کو۔ اٹ از اے پروگریسو ڈیزیز، یہ ایک بیماری کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ دیٹ آبسٹرک ایئر فلو جو کہ ہوا کے فلو کو، ہوا کے بہاؤ کو روکتی ہے۔ اینڈ ریڈیوس اور کم کرتی ہے لنگ فنکشن، پھیپھڑوں کا جو فنکشن ہے، پھیپھڑوں کا جو کام کرنے کا عمل ہے اس کو کم کرتی ہے اوور ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ۔ اٹ از اے پروگریسو ڈیزیز، یہ ایک ترقی یافتہ بیماری ہے۔ دیٹ آبسٹرکٹ ایئر فلو جو کہ ہوا کے بہاؤ کو روکتی ہے، اینڈ ریڈیوس لنگ فنکشن اور پھیپھڑوں کا جو فنکشن ہے، کام ہے، اس کو کم کرتی ہے اوور ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ۔ علامات کون سی ہیں؟ کرونک کف، دائمی کھانسی، ڈیفیکلٹی بریتھنگ، سانس لینے میں مشکلات، ایکسیسو میوکس، میوکس کہتے ہیں چپکا مادہ، مراد بلغم، اور ایکسیسو کہتے ہیں ذاتی کو، یعنی بلغم کا زیادہ مقدار میں پیدا ہونا، پروڈکشن پیداوار، ایکسیسو میوکس پروڈکشن، بلغم کی زیادہ مقدار میں پیدا ہونا، اینڈ فٹیگ اور تھکاوٹ۔ کازز، وجوہات: سموکنگ، سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی، لانگ ٹرم، لمبے عرصے تک ایکسپوژر ٹو ایئر پولوٹنٹ، ہوا کے ذرات کا یا ہوائی آلودگی کا زیادہ استعمال، اینڈ جینیٹک فیکٹر اور جینیاتی عوامل۔ دوسری ہمارے پاس ہے کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیزز، یہ پھیپھڑوں کی پرانی اور متعارض بیماری ہے۔ اٹ از اے پروگریسو جو کہ ترقی یافتہ بیماری کہلاتی ہے۔ اس کیا کرتی ہے کہ یہ ہوا کے بہاؤ کو روکتی ہے اور پھیپھڑوں کے کام کرنے کے عمل کو وقت کے ساتھ ساتھ کم کر دیتی۔ علامات میں ہے کرونک کف، دائمی کھانسی، ڈیفیکلٹی بریتھنگ، سانس لینے میں مشکلات، ایکسیسو میوکس پروڈکشن، بلغم کا زیادہ مقدار میں پیدا ہونا، اینڈ فٹیگ اور تھکاوٹ۔ کازز، وجوہات کیا ہیں، کن وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہے؟ سموکنگ، سگریٹ نوشی، لانگ ٹرم ایکسپوژر ٹو ایئر پولوٹنٹ، ہوا کے ذرات کا، ہوائی آلودگی کا لمبے عرصے تک استعمال، ایکسپوژر اس کے اندر رہنا، اس کی نمائش، اینڈ جینیٹک فیکٹر اور جینیاتی عوامل۔ پریونشن، روک تھام، کیا کرنا چاہیے؟ اوائڈنگ سموکنگ، سموکنگ سے بچنا چاہیے۔ مینٹیننگ ایئر کوالٹی، ہوا کی جو کوالٹی ہے، ہوا کا معیار ہے، اسے بہتر بنانا چاہیے۔ اینڈ انڈر گوئنگ ریگولر میڈیکل چیک اپ، اور باقاعدگی سے میڈیکل چیک اپ کو شروع کرنا چاہیے یا باقاعدگی پیدا کرنی چاہیے۔ پریونشن ہے روک تھام، احتیاطی تدابیر، بچاؤ، اوائڈنگ سموکنگ، سگریٹ نوشی سے، تمباکو نوشی سے بچنا چاہیے۔ مینٹیننگ ایئر کوالٹی، ہوا کے معیار کو بہتر بنانا چاہیے جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔
and undergoing regular medical checkup, और बाकायदगी से जो है मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। ट्रीटमेंट, इलाज क्या है इसका? इन्हेलर का इस्तेमाल करना चाहिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं सोजिश की मेडिसिन, अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड ऑक्सीजन थेरेपी, और ऑक्सीजन थेरेपी करवानी चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हम 2 बीमारियाँ पढ़ चुके हैं कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में। पहले नंबर पर है अस्थमा और दूसरे नंबर पर है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो कि फेफड़ों से मुतालिक बीमारी है। नंबर 3 है निमोनिया, इट इज़ अ लंग फंक्शन, ये एक फेफड़े का इन्फेक्शन है। दैट काजेज इन्फ्लेमेशन, जो कि सोजिश की वजह बनता है। एंड फ्लूइड बिल्ड अप इन द एलोवेलाई, फ्लूइड कहते हैं स्याल को, और ये पैदा होता है, बिल्ड अप, ग्रो अप होता है कहाँ पर? एलोवेलाई में। मेकिंग ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट, जो कि सांस लेने की मुश्किलात में इजाफा करता है। डेफिनेशन है निमोनिया की, किसे कहते हैं? इट इज़ अ लंग इन्फेक्शन, ये एक फेफड़े का इन्फेक्शन है। दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन, जो कि वजह बनता है सोजिश की। एंड फ्लूइड बिल्ड अप इन द एलोवेलाई, और एलोवेलाई में क्या होता है? स्याल मादा बढ़ता है। मेकिंग ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट, जो कि सांस लेने की मुश्किलात पैदा करता है। सिम्टम, अलामात कौन सी हैं? फीवर, बुखार, कफ, खांसी, चेस्ट पेन, सीने का दर्द, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में मुश्किलात, चिल्स, सर्दी का लगना, एंड फटीक, और थकावट। अलामात में है बुखार, खांसी, सीने में दर्द, सांस लेने में मुश्किलात, सर्दी का लगना और फिर थकावट। काजेज, निमोनिया कैसे फैलता है या कैसे बढ़ता है या क्यों होता है, क्या वजूहात हैं? बैक्टीरिया की वजह से, नंबर 2 वायरसेस की वजह से, एंड नंबर 3 फंजी की वजह से। तीनों में से किसी एक वजह से भी फैल सकता है। ट्रीटमेंट, इलाज, एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए। किसके लिए? फॉर बैक्टीरियल निमोनिया, सबसे पहले निमोनिया की तशखीस करवानी चाहिए कि ये किस वजह से फैला है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, या फिर फंजी। तो जिस वजह से फैलेगा उसी की अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए। एंटीबायोटिक फॉर किसके लिए? बैक्टीरियल निमोनिया, अगर वो बैक्टीरिया की वजह से पैदा होगा तो बैक्टीरियल निमोनिया। एंटीवायरल मेडिकेशन फॉर वायरल निमोनिया, और एंटीवायरल, अगर एंटीवायरल अद्वियात का इस्तेमाल तब होगा जब वायरल निमोनिया होगा वायरस की वजह से। एंटी फंगल मेडिकेशन और एंटी फंगल अद्वियात का इस्तेमाल फॉर फंगल निमोनिया, जब क्या होगा? फंगल निमोनिया होगा। एंड ऑक्सीजन थेरेपी इन सीवियर केसेस, और सीवियर से मुराद शदीद या संगीन हालात में क्या करना चाहिए? ऑक्सीजन थेरेपी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, आज हमने कॉमन रेस्पिरेटरी ऑर्डर पढ़ा है। सांस लेने में जो मेन मुश्किलात पैदा होती हैं वो 3 किस्म की बीमारियां हैं, जिसमें पहले नंबर पर है अस्थमा, दूसरे नंबर पर है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, और तीसरे नंबर पर है निमोनिया। इनकी डेफिनेशन, ये क्यों और किस वजह से होता है, इनकी अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, इलाज कैसे करना चाहिए, और इनसे कैसे बचना चाहिए। तो ये आज का टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, के रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, कौन से जिस्म के बॉडी पार्ट्स है जो कि इस फंक्शन के दौरान हिस्सा लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 था कॉमन डिसऑर्डर, के आम बीमारियां, आम खराबियां कौन सी हैं जो कि सांस की वजह से पैदा होती हैं।